तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मेरे भी हैं और आई होप कि आप सबके भी होंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या राइट टू प्रोटेस्ट हमारे पास है या नहीं है। ठीक, दूसरी चीज कि अगर हम राइट टू प्रोटेस्ट नहीं देते हैं तो क्या डेमोक्रेटिक कंट्री होने पे कोई इशू आएगा। गुड आफ्टरनून। और इसके अलावा राइट टू प्रोटेस्ट ना दें या फिर किसी भी सिटीजन्स को हम उनका राइट ना दें गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करने का, क्रिटिसाइज करने का, या फिर अपना एक्सप्रेस जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसे एक्सप्रेस करने का, तो ये सब चीजें क्या करेंगी। ठीक है, इन सब चीजों से क्या हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हो जाएगा या फिर जो भी लॉ है वो वायलेट होगा। किसी भी पर्सन को अगर हम एक इंडिविजुअल को बोलने का राइट देते हैं तो क्या उसके साथ साथ हम किसी यूनियन को या किसी असेंबली को भी राइट दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और कितना होना चाहिए। मतलब कि किसी के पास अगर राइट टू प्रोटेस्ट है तो कैसे है, प्रोटेस्ट होता क्या है, इसके बाद अगर है तो क्या उसके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, मतलब लॉ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल हैं जिसको लगाया जा सकता है। तो ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे और ये सब बातों को डिस्कस करने में इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हाँ, तो ये सारी चीजें पता चलेंगी कि जो पुलिस है वो किस हद तक रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, कितना रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। दूसरी चीज है कि कितने टाइम लिमिट तक हो सकता है, क्या हमारा प्लेस फिक्स होना चाहिए इस चीज को करने के लिए। इसके बाद इससे रिलेटेड क्या इशू आज तक रहा है। अभी करेंटली आज ये जो क्लास है, ये टॉपिक जो है वो रेज करने का पर्पस बस मेरा इतना है कि काफी हम दिल्ली में हैं, हमारी कोचिंग दिल्ली में है और इसके वजह से हमें पता भी चल रहा है। आप सभी लोग अगर एस्पायरेंट हैं तो आप सबको पता होगा कि जो दिल्ली है, दिल्ली का जंतर मंतर है और या फिर सीपी देख लीजिए या फिर पूरी दिल्ली ही एक तरह से, जहाँ पे आए दिन लोग धरने पे बैठे होते हैं और होता क्या है कि पुलिस उन पे डंडे बरसा रही होती है। ठीक है, तो क्या ऐसा पुलिस कर सकती है, नहीं कर सकती है, और अगर कर सकती है तो क्यों कर सकती है, कब कर सकती है, ये सब बातें हमें पता होना चाहिए। एक नॉर्मल स्टूडेंट को पता होना चाहिए, एक जो भी नागरिक है भारत का उसको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका ये राइट है कि आप बातें करो। इस कोई भी अगर गवर्नमेंट कोई काम कर रहा है तो उस पर हमें आवाज उठाने का, उस पर बात करने का और उसके बारे में जानने का अधिकार हमारा है। ठीक है, गवर्नमेंट क्योंकि हमारे लिए है, ठीक, जनता की सरकार है, जनता के लिए है, क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सॉवरेन जो है वो जनता ही है एक तरह से, क्योंकि जनता के लिए ही सारी चीजें होती हैं। कानून बनाया जाता है जनता के लिए ही, जनता से पूछ कर ही बनाया जाता है। और पूछ कर कैसे बनाते हैं हम किसी कानून को, तो वो है कि हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकसभा राज्यसभा में जो जनता के लिए काम करते हैं और वो जनता का पॉइंट ऑफ व्यू संसद तक, लोकसभा तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रास्ता है जिससे, मतलब हर जगह, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आर्बिट्रेरी एक्शन को या फिर किसी भी एनार्की को प्रमोट करने से रोकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, अभी हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को। स्टार्ट करने से पहले वेलकम टू द डायमंड कोचिंग, माई सेल्फ मनीषा। आज देखते हैं हम कि व्हाट इज प्रोटेस्ट, इज इट अ फंडामेंटल राइट और लीगल राइट और अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देन देयर आफ्टर आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू सम केस लॉज। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, देखिए। और प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी कि चूंकि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के देशवासी होने के नाते जब हमारा फ्रीडम का स्ट्रगल जो है वो बहुत बड़ा रहा है। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल इतना बड़ा रहा है कि
हमें आज़ादी लेने में बहुत लंबा समय लगा, और उसके पीछे जो है, जो रीज़न रहा, वो यही था। एक बहुत ही महान पर्सन जिसे हम फादर ऑफ इंडिया कहते हैं, महात्मा गांधी, जिन्हें आप सभी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, और सिविलाइज सोसाइटी और इंडिया को फ्रेम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए। वो मूवमेंट सारे के सारे पीसफुल थे, और बहुत पीसफुल तरीके से, जिसमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब सबने अवज्ञा आंदोलन हो गया, या फिर सत्याग्रह आंदोलन हो गया, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये सारे के सारे आंदोलन किए गए जो कि देश के हित में थे, नागरिकों के हित में थे, जो भी पर्सन उस टाइम एक्सप्लॉइट हो रहे थे उन सभी लोगों के हित में थे। तो ये कहानी जो है इसी टाइम से शुरू होती है कि हमारा देश जो है वो इसी प्रोटेस्ट की वजह से आजाद हो पाया। ऐसे ही प्रोटेस्ट की वजह से, जो एक पॉजिटिव प्रोटेस्ट है, जो किया जा सकता है, करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे गवर्नमेंट को भी बहुत मदद मिलती है। ऐसा नहीं है, हर चीज को नेगेटिव लेना अच्छी बात नहीं होती है। तो बहुत सारी चीजें अभी रिसेंटली हो क्या रहा है कि अब ये बस नॉर्मल मैं आप लोगों को रूबरू कराने के लिए कह रही हूँ। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा कि कल परसों से, जो भी जब से एसएससी का एग्जाम का शेड्यूल आया है और एग्जाम का सेंटर आया है, तो किया क्या गया है कि जो भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी है वो क्या की है कि बहुत सारे बच्चों के सेंटर कुछ इधर उधर हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इशू है, कुछ बच्चों का जो सीट अलॉटमेंट है, सेंटर अलॉटमेंट है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है, तो ये सारी चीजें काफी गड़बड़ की गई हैं, जिसको लेकर के बहुत आवाज उठाया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग दिल्ली में धरने पे बैठे थे, बाकी ऑल ओवर इंडिया ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो ये सेंटर है ऐसे भेजना सही नहीं है। तो देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिल्कुल बात सही है कि ऐसे किसी को यहाँ से, मान लीजिए किसी नॉर्थ के पर्सन को हम साउथ में भेज देते हैं, दिस विल बी वेरी ट्रबलिंग फॉर दैट पर्सन। कोई भी स्टूडेंट है, अब उसे पेपर देना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसे बच्चे को पेपर देने में बहुत ट्रबल उठाना पड़ता है। ऊपर से एग्जाम से पहले की तैयारी, एग्जाम के बाद, मतलब एग्जाम तक पहुंचने, सेंटर तक पहुंचने की प्रॉब्लम, फिर इसके बाद से सेंटर के बाद भी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सेंटर मिल जाते हैं हमें, जो हमें ऐसे ट्रीट करते हैं कि आप 1 घंटे पहले आओ। सबकी अपनी अपनी रूलिंग होती है, और शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है, इसी वजह से ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो कल भी ऐसा किया गया, अभी रिसेंट है इसी वजह से बता रही हूँ कि कल भी ऐसा हुआ कि जो भी टीचर्स वहाँ गए हुए थे उनके साथ, आप न्यूज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्हें पुलिस ने पकड़ा, कुछ लोगों को मारा भी गया है, और क्या पुलिस मार सकती है या नहीं मार सकती है, ठीक, तो ये सब बातें जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में हमने देख लिया कि फ्रीडम फाइटर्स जो होते हैं, वो हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन सब ने, जिसमें से महात्मा गांधी हैं, बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीज़ों पे प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ ऐसी कुरीतियाँ थी, कुछ ऐसे लॉज थे जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल थे, और वो क्या हुए, सोसाइटी से एलिमिनेट हो गए। ठीक है, हाँ, ये जो हुआ है कल वो बहुत सही नहीं है, बट यही है कि हो सकता है जो प्रोटेस्ट लोग करते हैं उन्हें रूलिंग्स नहीं पता होती, और पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये क्लास ले रही हूँ, क्योंकि सबको ही पता होना चाहिए कि प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, किस हद तक कर सकते हो, आपको क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप सही बात, बहुत बार ऐसा होता है जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो हमेशा गलत नहीं होते हैं, विद्रोही नहीं होते हैं वो, लेकिन होता क्या है कि उनकी बात इलीगल कह दी जाती है, उन्हें बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिटीजन्स जो हैं इंडिया के, वो उनका जो राइट्स है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, और उनकी लाइफ जो है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, और उनको फ्रीडम होना चाहिए। अगर ऐसे एक्शंस लिए जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली लोग, हो सकता है कि अपनी आवाज़ उठाने से डरे, और यही बात होती भी है कि बहुत ज़्यादा, मतलब अशांति न फैल जाए पूरे जगहों पे, इसी वजह से ऐसे इंसिडेंट किए भी जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानिए कि प्रोटेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रोटेस्ट का मतलब बस इतना ही होता है कि द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और ऑब्जेक्शन टू एनी एक्शन ऑफ
और स्टेटमेंट, ठीक है। किसी भी एक्शन, कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन है, कोई भी एक्शन है जिससे अगर आपको क्या है ऑब्जेक्शन है या फिर आप डिसअप्रूव करते हो, तो उसे हम कहेंगे कि ये क्या होने वाला है, आपका प्रोटेस्ट होने वाला है, ठीक है। वो क्या हो सकता है, आपका एक्शन हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है जिससे आप क्या कर सकते हो, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो सकती है, और या फिर जिससे मतलब कोई भी पॉलिसी ऐसी है, कोई स्टेटमेंट ऐसा है जो दिया गया और उससे क्या है कोई एक पोर्शन ऑफ द पीपल, ठीक है, कोई ग्रुप ऑफ द पीपल है जिनके लिए वो हार्मफुल है, ठीक। तो हार्मफुल है या फिर वो उससे डिसएग्री करते हैं, उसको वो नहीं मानते हैं, असहमत हैं अपनी बातों से। ये बात तो संसद में भी होती है कि कुछ लोग बातें कहते हैं तो अपोजिशन हमेशा असहमत होता है। हो सकता है बातें सही हो, तभी भी कई बार ऐसा होता है कि असहमति जतानी पड़ती है। अपोजिशन का काम ही यही होता है। अगर ऐसा अपोजिशन नहीं होगा तो बेस्ट चीजें नहीं आएंगी, और यही रीजन है कि हमारे पास इतने अच्छे लॉज हैं, क्योंकि हमारे पास डिबेट का पूरा ऑप्शन है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ है, आप अगर उससे डिसएग्री करते हो, ऑब्जेक्ट करते हो, तो उसको हम कहते हैं कि क्या है, वो एक तरह से प्रोटेस्ट है, ठीक है। अब बात है कि प्रोटेस्ट करने का जो पर्पस है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हर बात से प्रोटेस्ट उठ के करने लगो, ठीक है। हर चीज से प्रोटेस्ट नहीं किया जाता है, ठीक। प्रोटेस्ट करने का सबसे पहला पर्पस होता है कि पब्लिकली इंटरोगेट द गवर्नमेंट। जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, जब वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पब्लिक लेवल पे उन पर्सन्स को इंटरोगेट करते हैं। इंटरोगेट करने का मतलब क्या है कि उनसे इंक्वायरी करते हैं, उनके चीजों पे सवाल उठाते हैं, जिससे क्या होता है कि सच्चाई बाहर आती है, ठीक। दूसरी चीज, बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को भी पता चलता है, जब प्रोटेस्टर्स आवाज उठाते हैं तब गवर्नमेंट को भी फील होता है कि क्या लूप होल्स रह गए हैं उनके एक्शंस में, क्या प्रॉब्लम है। बहुत बार गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी कर लेती है, और अधिकतर एक्सेप्ट होता है ये चीज, क्योंकि आपको याद होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है अपने पास्ट में, तो आपको पता होगा कि जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन ले आया तो उसमें वो अकेले ही चले थे, लेकिन उनकी बातों को मानना पड़ा, और वो मानने का रीजन क्या था, क्योंकि वो सही थे, ठीक। तो ऐसा ही होता है कि प्रोटेस्टर बहुत बार गवर्नमेंट को भी एहसास दिला देते हैं कि हाँ, यहाँ पे लूप होल है, आपने जो एक्शन लिया है वो एक्शन सही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पर्पस होने चाहिए। आपका भी अगर कोई प्रोटेस्टर है तो उसका भी पर्पस यही होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इंटरोगेट करे, जहां कहीं भी उसको डिसएग्रीमेंट है, जहां कहीं भी वो असहमत है, उस असहमति को जताए। उसके बाद उस असहमति के बाद भी वो क्या करे कि उसके जवाब मांग सकता है, ठीक है, उसके जवाब मांग सकता है। दूसरी चीज ये है कि अब क्या प्रोटेस्ट करने का राइट है। अब राइट कैसे आता है, देखिए अभी तक तो बस देख लिया गया कि प्रोटेस्ट क्या है, प्रोटेस्ट का पर्पस क्या होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि क्या ये राइट है आपका कि आप प्रोटेस्ट कर ही सकते हो, कैसे कर सकते हो, किस आर्टिकल के अंदर आपको ये राइट। क्योंकि कभी भी अगर कुछ कोई बात होती है तो लोग चट से मतलब तुरंत ही ऐसे पूछ लेते हैं, आप कुछ भी बोलोगे तो आपके मुंह से भी निकलता है, मेरे मुंह से भी निकलता होगा बहुत सारे लोगों से कि कहाँ लिखा है, ठीक है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट लिखा कहाँ है, कहाँ से आता है, ये कहाँ से राइट जनरेट होता है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो आपका जो प्रोटेस्ट है वो क्या फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जो है ये आपका जनरेट किया जाता है। देखिए हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, और उसका वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि एवरीवन शुड हैव द राइट टू लिव, ठीक है, सबके पास जीने का अधिकार है, पीसफुली जीने का अधिकार है, परफेक्टली हेल्दी लाइफ रखने का अधिकार है। तो जो भी फंडामेंटल राइट है वो वॉयलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद क्या है, कैन नॉट बी वॉयलेटेड, इसको हम वॉयलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं कि आर्टिकल 19 जो है वो ऑफर करता है द राइट ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है। तो ये रहा
आर्टिकल 19 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या करता है, ऑफर करता है कि हमारे पास क्या है, राइट टू प्रोटेस्ट है। अब ये राइट टू प्रोटेस्ट है, ठीक है, कैसे है? आर्टिकल 19 क्या सीधे सीधे लिखता है कि राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए? है कहीं भी लिखा है कि यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट? जैसे लिखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू कंडक्ट एन असेंबली है, तो ऐसा कुछ क्या आर्टिकल 19 यूज करता है? तो देखते हैं कि आर्टिकल 19 कैसे इन राइट्स को ले आता है, ऑफर कैसे करता है राइट टू प्रोटेस्ट को। आर्टिकल 19 के 3 क्लॉज ऐसे हैं जो क्या किए गए हैं। फर्स्ट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, ठीक है, ये जो है आपको देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। सेकेंड जो क्लॉज है 1B, ये जो देता है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। तीसरी सिचुएशन क्या है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ठीक है। ये जो 3 आर्टिकल हैं यही लीगल फाउंडेशन है पीसफुल प्रोटेस्ट का, ठीक। तो अब आते हैं कि हमारा जो आर्टिकल 19 है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या करता है, हमें गारंटीड कर रहा है राइट टू प्रोटेस्ट एज अ फंडामेंटल राइट एज पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, 19 क्लॉज 1B एंड C, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि ये कैसे, मतलब ये गारंटीड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो जो ये टर्म एक्सप्रेशन है ना, तो ये जो एक्सप्रेशन टर्म है, यही अभी मैंने बताया कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो क्या होता है, ठीक है। तो जो प्रोटेस्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्शन था, डिसअप्रूवल था, डिसएग्रीमेंट था किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो, ठीक। तो ये बात हो गई। ये जो है एक्सप्रेशन के टर्म में, ये जो डिसएग्रीमेंट है ना, वो एक्सप्रेशन है आपका, किसी भी चीज के प्रति आपका क्या एक्सप्रेशन है, यू हैव राइट टू एक्सप्रेस, ठीक है। जो भी आपको फील होता है, आपके पास राइट है कि वो एक्सप्रेस कर सकते हो आप। बट आर्टिकल 19 कुछ रिस्ट्रिक्शंस देता है, ठीक है। आर्टिकल 19 जो है 1A के लिए भी, 1B के लिए भी और 1C के लिए भी, सबके लिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शन देता है। मैं बताऊंगी कि प्रोटेस्ट के लिए भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं और कैसे लगते हैं, कितना लगाया जा सकता है, उसके बाद आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो ये है। दूसरा है राइट टू असेंबल पीसफुली, ठीक है। असेंबल पीसफुली का मतलब ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, असेंबली बना सकते हो, कुछ लोगों का ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, कैसे, पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो जो भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अगर वो पीसफुली प्रोटेस्ट करें तो उन्हें क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। मतलब कि किसी आर्म्स के साथ अगर आप असेंबल नहीं हुए हो तो दैट विल नॉट बी अनलॉफुल असेंबली। तो आप क्या करोगे कि लीगल असेंबली है, आप लीगली क्या कर सकते हो, असेंबल हो सकते हो, किसी चीजों पे बात कर सकते हो, बट दैट मस्ट बी पीसफुल। मतलब कि पीसफुल होना चाहिए, वहां पे कोई भी कियोस क्रिएट नहीं करना है आपको, कोई हंगामा नहीं करना है, वहां बहस नहीं करनी है, देशद्रोह की बातें नहीं करनी है, आपको सिर्फ इतना बात करना है जिस पर्पस के लिए आप वहां अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड थिंग जो है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ठीक है। ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। तो इसके पर्पज से भी आपका क्या है कि आपके पास राइट है कि आप सेल्फ रेगुलेटरी क्लब्स बना सकते हो, ठीक है। आप सब में से जो भी लोग देख रहे हैं, अगर किसी भी टर्म पे आपको लगे ऑब्जेक्शन, मेरे साथ भी अगर लगता है, तो आप उसे लिख सकते हैं, क्योंकि जरूरत है कि इस पॉइंट को क्लियरली समझा जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों में। लोग कहीं भी जाके अपना राइट क्लेम करने लगते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी धरना देने लगते हैं, दैट इज नॉट लीगल। इसीलिए समझना जरूरी है कि आप कहाँ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, ठीक। हर अधिकार
लिमिटेड है, कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। तो आपका आर्टिकल 19 भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ठीक है, विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि किन रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमारा ये अधिकार है, ठीक है। तो अब आते हैं, ये 3 चीजों से आपको पता चल गया कि आपका फंडामेंटल राइट है कि आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट है, ठीक। अब देखते हैं कुछ केस लॉज हैं जिनसे क्या है कि आपका राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट किया गया एज पर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जिसमें सबसे फेमस केस जो है रामलीला मैदान का इंसिडेंट है, जो कि बहुत सारे लोग थे जहां पे। तो केस है आपका रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया एंड बियर्स, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो सिटीजन्स हैं उनका फंडामेंटल राइट है टू असेंबली, ठीक है। मतलब कि एक साथ इकट्ठा होने का राइट जो सिटीजन्स हैं उनके पास है, और वो उनका मौलिक अधिकार है, ठीक है, उनका फंडामेंटल राइट है। एंड पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है। पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप कहीं भी असेंबल हो जाओ। असेंबली करने के बाद आपको बात करनी है, किससे बात करनी है, आप शांति से बैठो, उसके बाद वहां वेट करो, जिस भी अथॉरिटी को आप बुलाना चाहते हो उससे उसके लिए आप आग्रह कर सकते हो, उसे बुला सकते हो। नेक्स्ट क्या है, कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एक्शन, ठीक है। ये जो फंडामेंटल राइट है ये किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। होता क्या है कि पुलिस ऑफिसर्स चले आते हैं, कुछ डीएम एसडीएम आ जाते हैं, उन सबके पास राइट नहीं है कि वो आपको हटा सके उस जगह से, अगर आप पीसफुली क्या कर रहे हो, असेंबली क्रिएट किए हो, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो दूसरी चीज, ये केस बात का है, इसके पहले का जो केस है जो इस बात को बताता है कि कैसे आपका जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो आया था, तो वो है आपका मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें जस्टिस भगवती ने ये कहा था कि इफ डेमोक्रेसी मीन्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है, मीन्स द गवर्नमेंट, हमारा क्या है, जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप सभी को पता है। डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते क्या है कि हर किसी को बोलने का अधिकार तो है। तो डेमोक्रेसी का जो पर्पस है वो फुलफिल तभी होगा कि जो सिटीजन्स हैं वो इस डेमोक्रेसी का पार्ट बने। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कहें कि हाँ ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और गवर्नमेंट सिर्फ रूल्स बनाए और उसके बाद उसके सिटीजन सिर्फ उसे फॉलो कर लें और उनके पास कोई राइट ही ना हो। तो इसी वजह से इस केस में कहा गया था क्लियरली, मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, जनता की सरकार। दूसरी चीज, ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, it's obvious that every citizen must have the right to participate in the democratic process and allow him to intelligently exercise his right to make a choice. A free and general discussion of public issues is absolutely essential, ठीक है। तो इस केस में ये बात कह दिया गया कि जितने भी पब्लिक इशू हैं इन सारे पब्लिक इश्यूज पे बात करने का अधिकार, उसके बाद पार्टी जो भी पीपल ऑफ इंडिया हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, उन सब का उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, डेमोक्रेसी के पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। अब देखते हैं कि ये केस तो हो गया, इसके बाद क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो हम देखते हैं हमेशा कि मतलब कैसे मूवमेंट हुए और वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट में आए। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है जो कि चिपको आंदोलन, मतलब सबको पता होगा कि चिपको आंदोलन जैसी चीज थी, ये यूपी में किया गया था, ठीक है। और ये एक्शन जो था वो ग्रीनरी से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड था। सेकंड आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी ने किया। और इसके बाद अभी सबसे रिसेंट जो सबको पता होगा 2019 में सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल आया था 2019, जिसके लिए इतना ज्यादा क्योस फैला। शाहीन बाग में लोग क्या किए थे, बहुत ज्यादा ये शाहीन बाग में क्या किया गया था, बहुत सारे लोग क्या किए, बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पे बहुत हंगामा भी हुआ दिल्ली में। और इसके बाद बहुत ज्यादा दिनों तक लोग बैठे रहे वहां पे, और उसके बाद जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था वो
चेंज किया गया थोड़ा बहुत, उसके बाद हमारे पास एनआरसी आया, एक एक्ट आया, उसके बाद जो है रिसेंटली हमारे पास फार्म लॉज थे, मतलब फार्मर्स से रिलेटेड जो भी लॉज थे वो सारे के सारे जब गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए तो बहुत सारे किसान इधर उधर धरने दे रहे थे। ठीक, तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे क्या हुआ, जिसमें वाकई लूप होल थे और जो इम्प्रूव किए गए, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, कितना लगाया जा सकता है। तो आपका जो आर्टिकल 19 है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप कोई भी प्रोटेस्ट जब कर रहे हो तो उस पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या कर सकती हैं, रिस्ट्रिक्शन कब लगा सकती हैं, जब आपका प्रोटेस्ट क्या करे, स्टेट की सिक्योरिटी को हार्म करे या फिर स्टेट की सिक्योरिटी को डेंजर में डाले। ठीक है, तब ऐसा हो सकता है। या फिर किसी भी कंट्री से आपका फ्रेंडली रिलेशनशिप है और फ्रेंडली रिलेशनशिप को आप क्या कर रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो। ठीक है, थ्रेटन कर रहे हो मतलब कि आप उस रूल्स को तोड़ रहे हो, जो जिससे क्या होगा कि हमारा जो पड़ोसी देश है कोई भी, अब मान लीजिए इंडिया के साथ श्रीलंका के बहुत अच्छे टर्म्स हैं या फिर यूएसए से बहुत अच्छे टर्म्स हैं, तो उनके साथ आपके प्रोटेस्ट की वजह से क्या होगा, रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा, तो उस सिचुएशन में आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है कि वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, कोई भी पब्लिक ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है कोई अथॉरिटी और उसको आप वायलेट कर दे रहे हो, मतलब कि तोड़ दे रहे हो, या फिर मतलब अनलॉफुल तरीके से आप क्या कर रहे हो, कहीं असेंबल हो जा रहे हो, उसके बाद आपके पास वेपन्स हैं और उन वेपन्स को यूज करके आप किसी को थ्रेटन कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, हंगामा क्रिएट कर रहे हो, तो ऐसे क्या होगा, उन सिचुएशन में आपको रोका जा सकता है। दूसरी चीज, इफ देयर इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपके प्रोटेस्ट करने से क्या है कि कोर्ट का अपमान हो रहा है या फिर कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप कमिट कर रहे हो उस ऑफेंस को करने मतलब प्रोटेस्ट करने की वजह से, तो उस सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, लास्ट जो रिस्ट्रिक्शन है, ये 5 रिस्ट्रिक्शंस ही हैं जो लगाए जा सकते हैं, इस रिस्ट्रिक्शन के अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लास्ट है आपका, इंडिया सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी आर द थ्रेटेंड। ठीक है, तो हमारे पास जो भारत के संविधान का प्रियम्बल है उसमें सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी की बात की जाती है। अगर इंटीग्रिटी को रोका जाएगा या फिर उसको वॉयलेट किया जाएगा, उस स्थिति में भी आपका क्या है, रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये 5 रिस्ट्रिक्शंस हो गए, जिसमें पहला है कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो है वो इंडेंजर्ड में है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि किसी भी कंट्री के साथ आपका फ्रेंडली रिलेशनशिप है, उस स्थिति में आप उस फ्रेंडली रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहे हो या फिर उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। फिर कोई पब्लिक ऑर्डर है जिसको आप मेंटेन करने से रोक रहे हो अपने प्रोटेस्ट करने की वजह से। इसके बाद लास्ट सिचुएशन क्या है कि कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हो, उसके अलावा सॉवरेंटी या इंटीग्रिटी को हैम्पर कर रहे हो। ठीक है, तो इन स्थितियों में आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं बहुत सारे केसेस के थ्रू भी डिस्कस किए गए हैं, जिसमें आपका एक केस था कि रेलवे बोर्ड का, ठीक है, ये केस लॉ जो है वो किस पे हैं, रिस्ट्रिक्शंस पे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेसली डिस्कस किया कि आप क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, किस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो प्रोटेस्ट या असेंबली है, आप ये कहाँ नहीं क्रिएट कर सकते, तो किसी और की संपत्ति पे जाके आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक, एक पर्टिकुलर एरिया होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे यहाँ पे अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ अधिकतर लोग प्रोटेस्ट करने कहाँ पहुंचते हैं, सीपी पहुंच जाते हैं, कैनॉट प्लेस पहुंच जाते हैं, या फिर जंतर मंतर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हर जगह कोई ना कोई प्लेस होता है जहाँ पे, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट अगर आप प्रोटेस्ट करना चाह रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के या फिर उसके बाहर कोई उसका अपना पर्सनल स्पेस है तब। तो इसमें ये कहा गया कि किसी और की संपत्ति पे बैठ के आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा एक केस है हिम्मत लाल करके, हिम्मत लाल शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, यहाँ पे ये बात डिस्कस की गई
ये 1973 का केस है, ठीक है। और उस टाइम प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा चल रहा था। उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वहां पे, मतलब यही वो टाइम है जब कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट पे, फंडामेंटल ड्यूटीज पे, गवर्नमेंट के वर्क पे पहली बार आवाज उठाया गया, ठीक है। तो यहाँ जब आवाज उठाया जा रहा था तो यहाँ पे क्या किया गया कि प्रोटेस्ट हो रहा था, पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो जाके रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उनके ऊपर बहुत सारे मतलब डंडे बरसाए, पानी बरसाया, आंसू गैस बरसाया, ये सब चीजें की। तो ये सारी चीजें करने के बाद पुलिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया यहाँ कि क्योंकि जो अथॉरिटीज होती हैं वो जो क्लेम करती हैं, तो अथॉरिटी ने यहाँ पे क्लेम किया था कि जो प्रोटेस्टर्स थे उनके पास परमिट नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि आपको प्रोटेस्ट करने से पहले परमिट रिक्वायर्ड है। मान लीजिए यहाँ पे ये बात कही गई ना कि आप किसी और की संपत्ति पे नहीं कर सकते, तो पर्टिकुलर किसी भी एरिया में अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, रैली करना है, किसी भी तरह का कोई ऐसा काम करना है जिसमें आप बहुत एक लंबे अमाउंट में क्या करोगे, असेंबली क्रिएट करोगे, लोगों को बुलाओगे और उसके बाद बात करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, परमिट जरूरी होता है। और ये परमिट देता कौन है, तो ये परमिट जो है किसी भी, अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हो तो वहां का जो भी एग्जीक्यूटिव हेड होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, दैट पर्सन कैन गिव यू अप्रूवल, ठीक है। उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक। अगर आप ऐसा अप्रूवल नहीं लेते हो और उसके बाद आप प्रोटेस्ट करते हो, वहां पे कोई न्यूसेंस क्रिएट करते हो, जब तक आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो, देखिए ये परमिट के बाद भी जब तक आपका जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है, उस टाइम तक आपको क्या करना है, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। कैसे टाइम का सीन, हाँ ये चीज, हाँ बता। हम्म, तो वही बता रहे हैं कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि आपका हाँ, किस पे, देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ये कहा गया कि प्लेस, दूसरी बात कह दी गई कि आपको परमिट रिक्वायर्ड है, आपको परमिट लेना है किसी भी एग्जीक्यूटिव हेड से। तो इस परमिशन में आपको जो परमिशन चाहिए होगा, आपको किस किन चीजों का परमिशन मिलेगा, तो आप कितने टाइम तक वहां रहोगे, ठीक, कितने लोग रहोगे, कितने से ज्यादा होंगे, ये सारी चीजों का परमिशन आपको जो भी वहां का एग्जीक्यूटिव हेड होगा वो देगा। इन सब के बाद भी आपका अगर जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट क्या है, पीसफुल होना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट रहे हैं जिसमें क्या हुआ कि टाइम का, क्योंकि अभी ऐसा सीन है कि कुछ लोग कहते हैं कि 5 से 6 बजे के बाद, मतलब एक ऑफिस पीरियड के बाद आप प्रोटेस्ट पे नहीं बैठोगे, ठीक है। तो इसमें आपका जो एग्जाम्पल है, जो फार्मर्स से रिलेटेड जो बिल आया था और इसके बाद जो साइन बाग में भी था, वहां पे भी 40 डेज तक जो लोग थे वहां बैठे रहे थे, वो सारे के सारे 40 डेज तक बैठे रहे थे और उनके लिए जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज थी उन्होंने क्या किया, व्यवस्था किया था, ठीक, वहां पे बैठने का, उन लोगों के खाने पीने का। लेकिन जब किसान से रिलेटेड जो किसान बिल था, उसमें जब ये हुआ कि लोग ऐसे बॉर्डर पे बैठ गए थे, दिल्ली बॉर्डर चारों तरफ से लोग अलग अलग जगह बैठे हुए थे और बहुत लंबे समय तक, कुछ लोग 1 महीने तक लगातार बैठे थे, तो क्या वो ऐसा कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, तो आंसर है कि वो ऐसा कर सकते थे, ठीक है। और वो सब ऐसा इसलिए कर सकते थे क्योंकि वो उस एरिया के लिए उनके पास परमिट था। वहां पे भी कहा गया था कि आप यहाँ पे इतने देर तक, साइन बाग जो जगह है वो इसी वजह से कही गई थी कि यहाँ पे इतने देर तक आप बैठ सकते हो। इस चीज का भी परमिशन आपको चाहिए, जितने भी टाइम तक आप प्रोटेस्ट करोगे उस प्रोटेस्ट का परमिशन आपको चाहिए। लेकिन प्रोटेस्ट बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, दो चीजें होती हैं। देखिए ये है प्रोटेस्ट, जो हम बात कर रहे हैं वो है प्रोटेस्ट। दूसरी चीज होती है स्ट्राइक, और इसी में कंफ्यूजन होता है। जो स्ट्राइक है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। जो स्ट्राइक होता है उसका कुछ टाइम नहीं है,
कोई भी फिक्सेशन नहीं है, बट जो आपका प्रोटेस्ट है वहां पे आपको जो परमिशन, जितना आपने डिमांड किया है, जिस लेवल तक आपको परमिशन मिला है और पीसफुली आप जितना परफॉर्म कर पाओगे उतने के लिए ही आप बाउंड हो, उतने के लिए ही आपके पास राइट है। लेकिन जिस सिचुएशन में आप किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर दोगे, तोड़ दोगे, और मतलब जो भी आपने परमिशन लिया है उस परमिशन को ब्रेक कर दोगे, उस सिचुएशन में क्या है, जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं उनके पास राइट मिल जाता है कि वो आपको क्या कर सके, रोक सके। बट स्टिल जो थर्ड डिग्री यूज होता है वो रिक्वायर्ड नहीं है। नॉर्मल अगर पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कितने भी समय तक हो, वहां पे नहीं यूज कर सकता कोई भी। अगर वो इसके बाद बिना किसी हंगामा किए, बिना किसी ऑफेंस के कमिट हुए अगर ऐसा इंसिडेंट होता है और ऐसा लगता नहीं है सिचुएशन को देख के कि जो सिक्योरिटी है वो इंडेंजर हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है, कोई आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं लिया जाएगा, अभी तक जितने भी केस लॉज हैं। और ये जो आर्बिट्रेरी एक्शन लिया जाता है, इससे पहले भी हमारे पास क्या था, सेक्शन नंबर 144 सीआरपीसी था, ठीक है। सुना होगा आपने कि 144 धारा लग गई है। तो ये जो अभी करेंटली जो है आपका 163 है, 163 बीएनएसएस है, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, उसको अगर ऐसा लगता है कि इस एरिया में हमें सिक्योरिटी की जरूरत है, तो क्या किया जाता है, यहाँ पे कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो जो भी प्रोटेस्ट वाला एरिया है उस एरिया में भी कर्फ्यू लगाया जा सकता है, इस स्थिति में कि अगर वहां की सिक्योरिटी क्या है, वो इंडेंजर है, ठीक। इसके अलावा इस पॉइंट पे अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है, इसमें यही है कि आपके पास जो आपका राइट टू प्रोटेस्ट है वो आपका फंडामेंटल राइट है, एज पर आर्टिकल 19 1A B एंड C, ठीक है। उसका जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, जिसमें आपके पास क्या है, स्टेट की सिक्योरिटी है, फ्रेंडली जो भी फ्रेंडली रिलेशनशिप जिस भी कंट्री के साथ है उसके साथ जो रिलेशनशिप है उसके लिए सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते आप, उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद आप पब्लिक ऑर्डर को नहीं तोड़ सकते हो। लेकिन आपके पास इसके बावजूद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और उसके तहत आप किसी भी हद तक, जब तक आपको लगता है कि कोई भी एक्शन गवर्नमेंट का आर्बिट्रेरी हो सकता है, क्योंकि हम आर्बिट्रेरी एक्शन से लड़ने का सिर्फ एक यही तरीका है, और इससे प्रॉफिट भी होता है, जैसा कि मैंने इसमें बताया कि पर्पस है, और पर्पस आपका भी यही होना चाहिए कि जो भी लूप होल है उसको सही किया जाए, ठीक। तो जो प्रोटेस्टर्स होते हैं पहले तो उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को अधिकतर इस चीज का फायदा मिल जाता है कि जब वहां पे लोग जो ये न्यूज चैनल और बाकी चीजें जब कवर कर रहे होते हैं उस इंसिडेंट को, तो वहां पे क्या करते हैं कि जब सवाल पूछे जाते हैं तो अधिकतर प्रोटेस्टर्स में जो भीड़ होती है उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या क्लेम करना चाहते हैं। ये बात किसान बिल में जब हुआ, सबसे ज्यादा उसी टाइम पे हुआ था कि किसी को नहीं पता कि किसान बिल में क्या कहा गया है, कितना कहा गया है, और क्या राइट्स लगाए गए हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ये कोई बात किसी को क्लियर नहीं था। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आपका पर्पस क्लियर होता है तो आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी भी, समझेगी भी, और आप पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी, कोई एक्शन नहीं ले सकती है, ठीक है। अनलेस कि आप कोई भी अनलॉफुल वर्क नहीं कर रहे हो, कोई ऑफेंस कमिट नहीं करने वाले हो, या फिर जो आपका जो असेंबली क्रिएट किया गया है उसमें कोई हार्मफुल वेपन या फिर कोई भी आर्म्स यूज नहीं किए गए। अगर आर्म्स यूज किए जा रहे हैं उस स्थिति में जो भी पुलिस अथॉरिटीज है, जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है, उन सबके पास राइट मिल जाता है कि वो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सके, ठीक है। तो ये रहा हमारा राइट टू प्रोटेस्ट, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम ऐसे ही किसी पॉइंट के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप में से जितने लोगों ने भी ये वीडियो देखा है उसमें से अगर कोई भी पर्सन प्रोटेस्ट करना चाहता है और करने जा रहा हो, तो पहले तो वो सोचे कि उसको पीसफुली करना है। दूसरी चीज, उसका पर्पस क्या है, वो किस बात से परेशान है, ये सारी चीजें उसको सोचनी और समझनी चाहिए। ऐसे ही डंडा लेके कहीं खड़े नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जरूरी हैं। आपको लीगल प्रोविजंस अपने यहाँ का पता होना चाहिए, और आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो नागरिकों को बहुत अच्छे से सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हर चीज का
लॉ है उसे पढ़िए और फॉलो करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाके आप क्या कर सकोगे, बड़े से बड़े आदेश को, बड़े से बड़े बड़े रूलिंग को आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन विथ रूल्स एंड रेगुलेशन। आप रूल्स नहीं तोड़ सकते, और अगर आप रूल्स के साथ हो तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।